दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान के भीतर आपने देखा होगा कि हर रिश्ते को न जाने क्यों काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है और लोग उन रिश्तों को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज की सच्ची घटना में रिश्तों की आड़ में एक ऐसा गंदा खेल खेला जाता है। जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह आपको भी हैरान और परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो घटना है, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक शहर होता है बरेली, और इसी बरेली शहर का एक थाना पड़ता है नवाबगंज, और इसी नवाबगंज थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है लावाखेरा, और इसी लावाखेरा गाँव का रहने वाला परमानंद, जो पेशे से खेती किसानी का काम करता है। परमानंद की पत्नी का नाम होता है परमीला देवी। वैसे तो परमीला देवी और परमानंद के टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटा। लेकिन परमानंद अपने तीनों बेटा होता है मनोज, और सबसे छोटा बेटा होता है विशाल। दरअसल मनोज और विशाल जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। मनोज जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता है, लेकिन देखने में बहुत ही स्मार्ट होता है और सीधा साधा भी होता है। मनोज जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसके बाद से परमानंद अपने बेटे मनोज की शादी गीता नाम की लड़की से करवा देता है। गीता जो बहरी थाना के अंतर्गत फरीदपुर गाँव के रहने वाली होती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। मनोज जब गीता की खूबसूरती को देखता है, इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि शादी के बाद से वो अपनी पत्नी के, कहते हैं ना, पल्लू में बंध के रहता है। दरअसल मनोज जो शादी के बाद से अपनी पत्नी से वो दूर तो रहता नहीं है, तो उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं होता है। अब जैसे तैसे करके 1 साल का समय बीतता है। 1 साल के बाद गीता एक बेटे को जन्म दे देती है। लेकिन मनोज का बेटा जब इस दुनिया के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद से परमानंद अपने बेटे के ऊपर दबाव बनाने लगता है कि तुम शहर के अंदर जाकर के कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो। जो अपने बेटे को इस तरह से समझाने की कोशिश करता है, आखिरकार मनोज भी परमानंद की बात मान लेता है और एक नौकरी को तलाश करते करते उधम सिंह नगर के अंदर चल जाता है, जहाँ पर उसे किसी कंपनी के अंदर नौकरी भी लग जाती है। उसके बाद से शांति कॉलोनी के भीतर एक किराए का मकान लेकर के वहीं पर रहने लगता है। समय बहुत अच्छे तरीके से बीतने लगता है। दरअसल बात कर रहा हूँ 27 जुलाई के शाम के समय की। दरअसल परमानंद अपनी मोटरसाइकिल पे अपनी बहू गीता को बैठा करके मीरगंज के लिए निकलता है, लेकिन देर शाम तक जब वो घर पे वापस नहीं आता है, आखिरकार विशाल अपनी भाभी के नंबर पे कॉल करता है। लेकिन अब गीता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से विशाल लगातार अपनी भाभी के नंबर पे कॉल तो करता है, लेकिन कभी नंबर ही नहीं लगता, और देखते देखते पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह तक भी परमानंद अपनी बहू गीता के साथ घर वापस नहीं आता है। आखिरकार विशाल अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों को लेकर के इसी नवाबगंज थाने के अंदर जाता है। अपने पिता परमानंद के साथ साथ भाभी गीता देवी की भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी सबसे पहले गीता के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, और अभी भी गीता का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। उसके बाद से पुलिस अपने तरीके से उन दोनों को हर जगह पे तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों का कहीं पर कुछ अता पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते करीब करीब 20 दिनों का समय, यानी 3 हफ्ते का समय बीत जाता है। 20 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद जब गीता के नंबर पर पुलिस कॉल करती है, तो रिंग भी जाता है और गीता कॉल भी उठाती है। लेकिन पुलिस जब गीता से आगे पूछताछ करती है कि तुम कहाँ पर हो, इस पर गीता पुलिस वालों को बताती है कि दरअसल मैं दिल्ली के अंदर हूँ, और उसके बाद से फ़ोन कट कर देती है। अब पुलिस दोबारा जब गीता के नंबर पर कॉल करती है, तो फिर से गीता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से अगले ही दिन पुलिस जब गीता के नंबर पर कॉल करती है, गीता फ़ोन तो उठाती है, लेकिन पुलिस जब गीता से दोबारा पूछताछ करती है कि तुम कहाँ पर हो, तो गीता पुलिस वालों को जवाब देती है कि मैं हरियाणा के अंदर हूँ। और इतनी सी बात कहने के बाद वो फिर से मोबाइल को रख देती है और उसको स्विच ऑफ कर देती है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार गीता ऐसा कर क्यों रही है। इसीलिए पुलिस अब गीता की सच्चाई को पता करने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है और उसका लोकेशन भी चेक करती है। दरअसल गीता का लोकेशन जो मीरगंज थाना के अंतर्गत ही दिखाई पड़ता है, जिससे साफ ये बात पता चल जाता है कि गीता पुलिस वालों से झूठ कह रही थी। अब पुलिस जब गीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स को चेक करती है, तो पता चलता है कि उसके भीतर एक ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर गीता सबसे ज़्यादा देर बात करती थी। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि वो नंबर गीता की बड़ी बहन ललिता का है। ललिता का पति का नाम होता है प्रमोद, जो मीरगंज का ही रहने वाला होता है। इसलिए पुलिस ललिता के साथ साथ उसके पति को भी थाने के अंदर बुलाती है और फिर ललिता से उसकी बहन गीता के बारे में पूछताछ करती है।
लेकिन पुलिस जब ललिता के ऊपर दबाव बनाना शुरू करती है, आखिरकार ललिता भी मजबूर होकर के पुलिस के सामने गीता का पूरा एड्रेस बता देती है। दरअसल गीता सच में मीरगंज के एक किराए का मकान में रह रही थी। पुलिस को जब गीता का एक एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाता है, उसके बाद से पुलिस 21 अगस्त को अपने टीम के साथ उस एड्रेस पे जाती है, जहाँ पर पुलिस को गीता के साथ साथ एक और व्यक्ति मौजूद होता है, वो मिल जाता है, जिसका नाम होता है रामचंद्र मौर्य, जो मीरगंज का रहने वाला होता है। उसके बाद से पुलिस रामचंद्र के साथ साथ गीता को भी हिरासत में लेकर के थाने के लेके आ जाती है। और सबसे पहले पुलिस गीता से सवाल पूछती है कि तुम्हारा ससुर परमानंद कहाँ पर है। इस पर गीता पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मेरा ससुर परमानंद अब इस दुनिया में नहीं। दरअसल हम दोनों ने मिल करके उसकी काम तमाम कर दिया, हत्या कर दिया है। गीता जब इस परमानंद की हत्या की पूरी कहानी को बताती है तो इससे एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दरअसल गीता जो फरीदपुर गांव के रहने वाली होती है, जिसके पिता का नाम होता है गंगाराम। गंगाराम भी जो पेशे से खेती किसानी का काम करता था। गंगाराम के भी टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटा होता है। पहली बेटी की शादी कर चुका गंगाराम, दूसरी नंबर की होती है गीता। दरअसल गीता जो अपनी भाई बहनों से बिल्कुल अलग होती है। गीता बचपन से ही लड़कों के जैसे रहती ही नहीं थी, बल्कि ये कह कि बाल भी लड़कों जैसे कटवाती थी और लड़कों के साथ ही दोस्ती करके जहाँ तहाँ इधर उधर घूमती रहती थी। गीता बचपन से मोटरसाइकिल चलाना ही नहीं जानती है, कि बल्कि घर के अंदर जो ट्रैक्टर होता है उस ट्रैक्टर को भी चलाती है। गीता जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, अपनी बाइक अपनी मोटरसाइकिल को जब घर से निकालती है तो अक्सर लड़कों के साथ वो रेस लगाने लगती है। लेकिन गीता जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके शरीर के ऊपर इस प्रकार से निखार आती है कि गाँव के लड़के जब गीता को देखते हैं उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। हालांकि गीता भी इतनी नासमझ नहीं थी, अपने गाँव के सारे लड़कों को उंगलियों पे नचाने लगती है। लेकिन जो भी लड़के गीता के पीछे पड़ते हैं, आखिरकार उनको भी फायदा होता है। दरअसल वो सारे लड़के जो गीता से चाहते थे, गीता भी उनको देने लगती है और उनके साथ ही मौज मस्ती मटर गश्ती भर दिन किया करती थी। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती। आखिरकार इस बात की जानकारी एक दिन गीता के पिता परमानंद को पता चल जाता है। परमानंद को जब अपनी बेटी की करतूतों के बारे में पता चलता है तो अपनी बेटी को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शायद काफ़ी समय बीत चुका था, क्योंकि लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी गीता अपने पिता की एक बात भी नहीं मानती है और गांव के लड़कों से मिलना जुलना चालू रखती है। लाख समझाने के बावजूद भी गीता जब अपने पिता की बात नहीं मानती है, उसके बाद से अब गंगाराम अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करने लगता है और आखिरकार गंगाराम की ये तलाश लावाखेरा गांव के अंदर जाके खत्म हो जाती है और लावाखेरा गांव का रहने वाला मनोज उसको मिल जाता है। दरअसल गंगाराम को जब मनोज पसंद आ जाता है, आनंद फानन में अपनी बेटी की शादी मनोज से करवा देता है। इधर मनोज भी जब गीता से शादी करके अपने घर वापस लेके आता है, खूबसूरत पत्नी पा करके उसका इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जब 1 साल का समय बीत जाता है, गीता जब एक बच्चे की माँ हो जाती है, उसके बाद से मनोज के पिता परमानंद भी अपने बेटे को समझाते बुझाते हुए कहता है कि कोई नौकरी तुम क्यों नहीं कर लेते हो। इधर मनोज जो उधम सिंह नगर के अंदर जब नौकरी करने के लिए जाता है, जब उसको नौकरी लग जाती है, एक किराए का मकान लेकर के वहीं रहने तो लगता है, लेकिन आने के बाद अपनी पत्नी के बगैर वो नहीं रह पाता है। और ठीक वही हाल इधर गीता की भी होती है। अब गीता जैसे तैसे करके दिन भर का समय जैसे तैसे तो घर के कामों और बच्चों के अंदर तो बिता लेती है, लेकिन रात के समय जब अपने बेड पे जाती है, अपने बिस्तर पे जाती है, तो अपनी पति की तन्हाई को बर्दाश्त नहीं करती है। हालांकि गीता की बेचैनी जब उसके ससुर परमानंद को देखता है तो परमानंद को ये बात समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगता कि उसकी बहू गीता आखिर इतनी बेचैन क्यों है। दरअसल गीता की खूबसूरती को देख उसके ससुर परमानंद की भी नीयत कहीं ना कहीं खराब हो जाती है और उसके बाद से अब परमानंद जब कभी भी अपनी बहू गीता से बातचीत करता है तो बातों बातों में कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देता है जिसको सुनने के बाद न जाने क्यों गीता को भी समझने में देर नहीं होती है कि उसका ससुर परमानंद उससे करीब आने की कोशिश करता है। दरअसल गीता जो शुरू से ही कहते हैं ना कि सेक्स करने की इस प्रकार से आदी हो गई थी कि रिश्तों को भी भूल जाती है और अपना कदम अपने ससुर की तरफ बढ़ा देती है। आखिरकार जब एक दिन परमानंद को ये मौका मिल जाता है, जब उसकी पत्नी मायके चली जाती है, अपने घर के भीतर ही अपनी ही बहू गीता के साथ अवैध संबंध परमानंद बना लेता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद से कभी ये थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन आखिरकार एक दिन परमीला अपने पति और बहू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और जब इस तरह के नज़ारा को देखती है,
दोनों को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों का। लेकिन प्रमीला को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसका घर अब बर्बादी की ओर चल पड़ा है। आखिरकार प्रमीला इस सारी सच्चाई अपने बेटे मनोज को बता देती है। मनोज को जब अपनी पत्नी गीता की सारी करतूतों के बारे में पता चलता है, तुरंत ही अपने घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना समझाने बुझाने के बावजूद भी जब गीता उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार मनोज अपनी पत्नी को साथ लेकर के उधम सिंह नगर के अंदर चला जाता है और फिर वहीं पर उसी कमरे के भीतर अपनी पत्नी गीता के साथ रहने लगता है। दरअसल मनोज अपनी पत्नी को ये सोच करके साथ लेकर के जाता है कि जब वो उसके पिता से अलग हो जाएगी वो सुधर जाएगी। लेकिन मनोज की शायद ये गलतफहमी थी। मनोज जब अपने ड्यूटी चला जाता है, उसके बाद से गीता दरवाजे पे ताला लगाने के बाद जहाँ तक इधर उधर मटर गश्ती करने लगती है। दरअसल मनोज जहाँ पर किराए के मकान में रहता है, उसी के आसपास में रहने वाला होता है रामचंद्र मौर्य। दरअसल रामचंद्र मौर्य से करीब करीब मनोज से 10 साल बड़ा होता है। दरअसल रामचंद्र मौर्य जो मीरगंज का रहने वाला होता है, इसीलिए मनोज अक्सर उससे बातचीत ही नहीं करता, बल्कि ये कह कि रामचंद्र मौर्य भी मनोज के घर यानी मनोज के किराए के मकान में आया जाया करता था। मनोज के घर पे जब रामचंद्र बराबर आया करता था, तो उसके बाद गीता की सारी सच्चाई पता चल जाता है। उसके बाद से रामचंद्र की भी नीयत कहीं ना कहीं गीता के ऊपर खराब हो जाती है। हालांकि रामचंद्र भी गीता को लेकर के थोड़ी सी कोशिश जब करता है, गीता रामचंद्र की भी हाथों में आसानी से आ जाती है और फिर अपने ही घर के बाद बुलाने के बाद रामचंद्र के साथ अवैध संबंध गीता के साथ बनने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन गीता जब रामचंद्र को अपने घर के अंदर ही बुला करके मुलाकात कर रही थी दोपहर के समय, तो मनोज अपने घर के अंदर आ जाता है, यानी किराए के मकान में आ जाता है। दोनों को, गीता को और उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। इस प्रकार का जब नजारा मनोज देखता है तो इस प्रकार से गुस्सा होता है कि अपनी पत्नी गीता की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन पिटाई करने के बाद गीता सही रास्ते पे आने के बजाय अपने पति मनोज से ही लड़ने लगती है। कहती है कि एक तो तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते हो, अगर मैं जहाँ तहाँ इधर उधर से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ तो तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेहतर है कि तुम मुझे तलाक दे दो, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तलाक लेने की जब बात कहती है, मनोज उसको तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता है और आखिरकार अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर के नौकरी छोड़ने के बाद फिर से गाँव के अंदर आ जाता है और गाँव के अंदर कुछ दिन ठहरने के बाद दिल्ली शहर के अंदर चला जाता है। इधर गीता भले ही गांव के अंदर रहने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी रामचंद्र मौर्य से वो बातचीत करना कभी बंद ही नहीं करती है। दरअसल उसके बाद से गीता को जब कभी भी मौका मिलता है, वो घर के भीतर जो मोटरसाइकिल पड़ी होती है उस मोटरसाइकिल को ले लेती है और सीधे मीरगंज रामचंद्र मौर्य के घर पे पहुंच जाती है। रामचंद्र जो कि ऑलरेडी पहले से शादीशुदा ही नहीं होता है, बल्कि ये कहे कि उसके भी कहीं कहीं 4 बच्चे थे, लेकिन रामचंद्र गीता के ऊपर ढेरों सारा पैसा लगातार खर्च कर रहा था, इसीलिए गीता चाह करके भी रामचंद्र को छोड़ ही नहीं पाती है। हालांकि जब अपने घर से वो निकलती है तो गीता के ससुर परमानंद भी उससे काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है कि आखिरकार बिना काम के तुम घर से बाहर क्यों जाती हो। लेकिन गीता अपने ससुर से झूठ कह देती है और अक्सर जा करके रामचंद्र मौर्य से मुलाकात करती है। एक दिन परमानंद को जब अपनी बहू गीता को लेकर के शक हो जाता है, उसका पीछा करने लगता है। इधर गीता जब रामचंद्र मौर्य के कमरे पर उससे मिलने के लिए जाती है, आखिरकार परमानंद दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। लेकिन परमानंद जब इस तरह का नज़ारा को देखता है, उसके बाद से रामचंद्र मौर्य की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इधर रामचंद्र पिटाई तो खा लेता है, लेकिन चाह करके भी परमानंद को कुछ कह नहीं पाता है। उसके बाद से अब परमानंद अपनी बहू गीता को घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी गीता न तो अपने ससुर की बात मानती है और न ही रामचंद्र से मिलना जुलना बंद करती है। लेकिन परमानंद जो अपनी बहू के ऊपर दबाव बनाने लगता है, अब गीता को ऐसा लगता है कि शायद उसका ससुर उसके रास्ते का रोड़ा बन गया है। इसीलिए गीता अपने ससुर को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेती है और जब कभी इसके बारे में अपने प्रेमी रामचंद्र को बताती है, क्योंकि रामचंद्र भी इधर परमानंद से खार खाए हुए बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं गुस्साए हुए बैठा था, गीता के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों ही मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 27 जुलाई के सुबह के समय गीता अपने ससुर को कहती है कि दरअसल रामचंद्र अपनी गलतियों को लेकर के काफ़ी अफसोस कर रहा है, इसीलिए वो आपसे एक बार मिल करके आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आज मेरे साथ आप रामचंद्र के रूम पे चले, मकान पे चले और चल करके उससे बातचीत करें। हालांकि परमानंद अपने बहू गीता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन गीता जब अपने अंग प्रदर्शन करके परमानंद को रिझाती है और फिर परमानंद अपनी बहू की बातों में आ जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाता है।
लेकिन 27 जुलाई के शाम के समय खुद परमानंद ही गीता को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके मीरगंज रामचंद के मकान पे जाता है। इधर रामचंद अपने प्लान के तहत पहले से ही अपने मकान पर कुछ शराब की बोतलें खरीद करके आ चुका था। रामचंद के कमरे में जब वो पहुंचता है उसके बाद से दोनों बैठ करके उसी घर के भीतर शराब पीने लगते हैं। लेकिन गीता मौका देख करके परमानंद के गिलास में कुछ नींद की गोलियां गिरा देता है, जिसको पीने के बाद परमानंद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। अब परमानंद जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है उसके बाद से रामचंद्र और गीता दोनों मिलकर के परमानंद के ही गमछा को लेकर के उसके गले के में लपेट करके तब तक जोर से खींचते हैं जब तक परमानंद की सांसें नहीं रुक जाती हैं। परमानंद की जब मौत हो जाती है उसके बाद से रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जब आधी रात हो जाती है उसके बाद से परमानंद की मोटरसाइकिल को लेकर के खुद गीता उस बाइक को चलाती है। इधर रामचंद जो परमानंद की लाश को लेकर के बीच में बैठ जाता है और खुद वहाँ से दोनों निकल करके बाहर चले जाते हैं। जैसे अपने गाँव से बाहर नदी के किनारे पर वो लोग पहुँचते हैं, परमानंद की लाश को एक बोरिया के अंदर पैक करने के बाद उसके भीतर कुछ ईंट पत्थर डाल करके उस बोरिया को एक तालाब के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद से गीता रामचंद्र के साथ उस कमरे पे आ जाती है और अपना मोबाइल को बंद करने के बाद कुछ दिनों तक उसी के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 3 हफ्ते का समय बीतता है, गीता जब अपना मोबाइल को स्विच ऑन करती है तो पुलिस उसके नंबर पर कॉल कर देती है। गीता डर करके फ़ोन कॉल तो उठाती है लेकिन पुलिस वालों को झूठ कह देती है कि फिलहाल मैं दिल्ली शहर के अंदर हूँ। लेकिन गीता को इस बात का डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन इससे पहले कि गीता वहां से भाग पाते 21 अगस्त को पुलिस गीता और रामचंद दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। सच में दोस्तों ये पूरी कहानी गीता जब अपनी ही जुबानी पुलिस को बताती है उसके बाद पुलिस सबसे पहले गीता को लेकर के उसके बताए गए जगह पे लेकर के जाती है। उस नदी के अंदर परमानंद की डेड बॉडी को तलाश करने की तमाम प्रयास करती है, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन को उस लाश को परमानंद की लाश नहीं मिल पाती। इधर गीता जब अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेती है, जुर्म कबूल कर लेती है, उसके बाद गीता के ही कहने पर रामचंद को भी गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन दोनों को जिला अदालत में पेश कर देती है जहाँ से दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। अब जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में, आप अपनी राय जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।